तो अभी बाहर से लगने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये सब किस पे लग रहे थे, दे आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। रिजिड बॉडी आपको बताया था कि ठोस शक्ति है ऐसी कोई बॉडी जिसपे जितना मर्जी एक्सटर्नल फोर्स में लगाऊं उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला है, यानी कि उसके ऊपर कोई दो रैंडम दो पॉइंट ले लेता हूं तो बिटवीन दोज टू पॉइंट्स डिस्टेंस है जो उनके बीच की दूरी है, ना तो वो बढ़ेगी ना वो घटेगी बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये मैंने आपको बताया था। फिर हम लोग देख रहे थे कि मोशन एक चीज होती है, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अंडर अवर कंसिडरेशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन के अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसको रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पोजीशन और सॉरी रेस्ट और मोशन है ये हमारे रिलेटिव पैरामीटर्स हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम रेस्ट में भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली मोशन में भी हो सकता है। फिर हमने ये देखा था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या होगा, देयर विल बी ऑलवेज रिलेटिव रेस्ट या फिर रिलेटिव मोशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा उसके लिए हम लिख देंगे कि इट इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इट इज इन द बस वाज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, द बस वाज इन मोशन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। और इस केस में क्या था, इस केस में था कि बस वाज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री बट द बस वाज इन रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो ये सब चीजें देखी थी। फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था जिसको बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं दैट वाज नथिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्या हो सकता था, ट्री हो सकता था, बॉय हो सकता था, या ग्राउंड जिस पे वो बॉडी चल रही थी, जिस पे बस चल रही थी, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता था। टाइप ऑफ मोशन में 1D मोशन जो एक सीधी रेखा के अलॉन्ग हो, 2D मोशन जहाँ पे दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। 3D मोशन में देखा था कि एनी जनरल मोशन सुपर इम्पोज हो सकता है, जैसे रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो था दैट वाज सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, और उनको हमने कहा था कि इट इज 3D मोशन या फिर जनरल मोशन। फिर देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड वाज डिस्टेंस, the shortest displacement, the shortest distance between the two given initial and the final position was displacement। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डिस्टेंस जीरो होएगा, और अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होगा अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड मोशन हो जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। फिर हमने यही एग्जांपल के थ्रू देखा था कि डिस्टेंस को लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, जो वेक्टर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेके सम कर लूं तो दैट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड, और उसी को मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर्ड। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा था कि अगर हम वेक्टर सम कर दें, सिर्फ जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम कर दें तो एक फाइनल वेक्टर आएगा, या फिर जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्लोज करे ट्राइंगल को, दैट इज द वेक्टर, और वही होगा हमारा फाइनल या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो इस तरीके से लिख रहे थे इसको। फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ऐसे वेक्टर को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एक्स हमारा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स में, वाई वाई कंपोनेंट में, और जेड है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई का है, और जेड का डायरेक्शन का के कैप एक यूनिट वेक्टर है। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सम पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू P1, वो अगर लिखना चाहें तो उसको लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको उस हिसाब से माइनस कर दो, फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस कर दो तो हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर बेटा हमने देखा था, इसके बाद एक क्वेश्चन देखा था कि एक लड़का चलता है घर से स्कूल की तरफ जाता है बाय 500 मीटर चलता है, फिर चलता है 400 मीटर, फिर 200 मीटर। तो हमने फाइंड आउट किया था कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे थे, और वो हमारा आया था 1100 मीटर। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था कि इनिशियल पॉइंट एच है और फाइनल पॉइंट एस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस नेट से। इस वेक्टर का हमने वैल्यूज निकाली थी, पहले निकाला था मैग्नीट्यूड जो 500 मीटर आया था, फिर इसका एंगल निकाला था 53 मीटर। ये क्वेश्चन कर लिया था ना हमने, यस सर। हो गया था, ठीक है। फिर हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को देखा तो स्पीड के लिए क्या था, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम या फिर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज वेलोसिटी। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसी हिसाब से जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, वैसे ही स्पीड केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, उसी हिसाब से वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। फिर आपको चार क्वेश्चन ये आप लोगों ने बता दिए थे। इसके बाद
इसके बाद हमने देखा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी का आपको बताया था इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर हमें फाइनाइट टाइम दे रखा है, फॉर एग्जांपल डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी क्या है, इंटरवल डिफरेंस बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, तो टी एफ माइनस टी आई होगा, तो इस केस में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। और अगर यही डेल्टा टी अगर ये जीरो को लिमिट हो जाए, यानी कि लिमिटिंग टू जीरो हो जाए, कि डेल्टा टी की जो इंस्टेंट का ड्यूरेशन है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको मैं बोलूंगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं अति सूक्ष्म क्षण के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी को अदर टर्म्स में बोल सकता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट। तो दिस मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, एवरेज को लिखते हैं वी के अंदर ये ऐसा लगा दें तो इसको एवरेज लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले मिल गए, और यही यही लिमिट के कंसेप्ट के हिसाब से सर मैथमेटिक्स। एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी बेटा ये वी लिखने के बाद इस पे देखो ग्रेटर देन लेस देन लिख दिया ना, तो ये हो गया कि यस सर। वी आर टेकिंग एवरेज। ये स्टैटिस्टिकल तरीका है लिखने का, इसको बुक्स में जरूरी नहीं है ऐसा लिखा मिले, बट ऐसे लिखते हैं, है ना। बुक में कई बार सीधा भी लिखा मिलेगा, वी एवरेज ऐसे मिल जाएगा, सबस्क्रिप्ट में ए भी लिख दोगे तो भी एवरेज होगा, ठीक है। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की हम अति सूक्ष्म क्षण के बारे में बात करें, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और अकॉर्डिंग टू लिमिट्स का कंसेप्ट जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डीएस को डीटी के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो वही क्या होगा, वही मेरे को देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट डेल्टा टी डी टी, सॉरी उस इंस्टेंट में, ठीक है। तो ये हमने अब तक देख लिया था। इसी के बेसिस पे हमने देखा था एक क्वेश्चन जहां पे वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी पूरे इंटरवल में, तो ये आंसर आया था, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा दिया गया था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी कि एट अ गिवन इंस्टेंट क्या है। तो बेटा आपको एक्स वेक्टर दे दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, उससे मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कुछ इक्वेशन, उसी में टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दूंगा, तो मुझे एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो वैल्यू मिल जाएगी। इंस्टेंट क्या है, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, उस पर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो आई विल डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर में अगर मैं टी इक्वल्स टू 2 सेकंड वाला इंस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी, और हमारे इस एग्जांपल में होती है 18 मीटर पर सेकंड के बराबर। फिर बेटा आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व, स्पीड स्पीड के बारे में, जैसे वेलोसिटी की बात करी थी वैसे स्पीड की करी, कि एवरेज स्पीड क्या होती है जब हमारा एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो, यानी कि वी आर सब्सट्रैक्टिंग टी एफ माइनस टी आई, तो यहाँ भी टी एफ माइनस टी आई आएगा नीचे, और ऊपर आएगा डिस्टेंस। तो ऐसा अगर हो रहा है, हम फाइनाइट के बारे में बात करें तो वो हो गया एवरेज स्पीड, और अगर किसी इंस्टेंट के बारे में, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो फिर वो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस फर्क क्या है, यहाँ पे वेक्टर की जगह हमारा स्केलर आ गया, पहले हमारा एस के ऊपर वेक्टर था, ऐसे था, ये था ऐसे वेक्टर, बट क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस आ गया, बस बाकी सारा कंसेप्ट सेम रहेगा एज इट इज। इसके अलावा हमने देखा था कि स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ पे जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना है तो वर्टिकल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है और हॉरिजॉन्टल पे जो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो क्वांटिटी आएगी वही क्या डिफाइन करेगी, एरिया अंडर द कर्व, यानी एयूसी को दिखाएगी वो, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है एयूसी, एरिया अंडर द कर्व का। और अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड, उसको डिवाइड कर दो टाइम से, तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, सम सॉर्ट ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेलोसिटी होता है वैसे तो, बट यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की सेंस मिल जाएगी, तो वही आपको मिलेगा भाई स्लोप। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वही आपको देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि 2 किलोमीटर फॉरवर्ड मोशन में जाता है, फिर 2 ही वापस आता है अलग अलग स्पीड से, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। कैसे निकाली, पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक, फिर हमने टोटल टाइम जो एज्यूम किया था वो निकाल लिया, इन दोनों को डिवाइड किया और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 0.83। काफी बच्चे कर पाए थे इसको। यस सर। इसका ये सॉल्यूशन है, शॉर्ट फॉर्मूला ये बताया था कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से अगर एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो, तो उसमें फॉर्मूला ये लगने वाला था। ये आपको बोला था कि एक बार देख लेना, इसी का डेरिवेशन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना सेकंड का, वही इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो वो एक बार देख लो, नहीं देखा तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन टाइप ऑफ चीज दे रखी है थोड़ी थोड़ी, तो आपको समझ आ जाएगी।
यस सर। अब इसके आगे की कहानी हमें पढ़नी है आज। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको बताते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। तो भाई ग्राफिकल इसमें देखो कि हम देख रहे हैं पहले पोजीशन टाइम ग्राफ को, थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं अभी। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिखेगा। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मुझे दिया गया है टाइम। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन में किस प्रकार का चेंज आ रहा है। तो ये ग्राफ आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, जो अभी देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन। ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। और इसका स्ट्रेट लाइन से एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि जो थीटा की वैल्यू है, यानी कि स्लोप एट एनी पॉइंट, वो हमारा इक्वल है। आप जितने मर्जी लाइन खींच लो ऐसे हॉरिजॉन्टल, हर एक लाइन के करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू है वो बराबर रहने वाली है। दिस मीन्स कि दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक दूसरे को देखकर बदलने वाले एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस वजह से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप। और पोजीशन टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है किसको, कांस्टेंट वेलोसिटी को। स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप आपको बताया, किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल वाले से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, वर्टिकल पे क्या दिया है, पोजीशन। पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पोजीशन किससे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, वो भी सेम रहने वाला है। और यही क्या होता है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ पे स्लोप ही वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ क्योंकि थीटा नहीं बदल रहा इसलिए टेन थीटा नहीं बदलेगा, इसलिए वेलोसिटी नहीं बदलने वाली इस ग्राफ के ऊपर। ठीक। इसका दूसरा अपोजिट केस हो यस। सकता है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और है, अदर देन स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि कोई भी आप इंस्टेंट ले लो, एक पहला इंस्टेंट लिया ये, दूसरा इंस्टेंट ये ले लिया। तो जो पहला इंस्टेंट था वन, ये टू था, इस पे टाइम रहेगा T1, इस पे रहेगा टाइम T2। तो T1 वाले इंस्टेंट पे भाई टाइम एक्सिस पे इसको लेके आता हूँ तो ये मेरा T1 हो गया, इसको लेके आता हूँ टाइम एक्सिस पे तो ये मेरा T2 हो गया। तो T1 और T2 जो है, उन इंस्टेंट्स के ऊपर देखो कि स्लोप की वैल्यू क्या है। देखो ये स्लोप आया बेटा इधर, इसकी वैल्यू है थीटा 1। तो स्लोप यहाँ होगा टेन थीटा 1। इधर आए तो यहाँ देखो, यहाँ स्लोप है थीटा 2, तो इसका स्लोप क्या है, टेन थीटा 2 लिख दो। तो जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस में बढ़ रहे हो तो स्लोप आपका इंक्रीजिंग है, थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा है। तो दिस मीन्स की वेलोसिटी एट T2, जो वेलोसिटी जो है T2 के ऊपर, वो T1 की वेलोसिटी से ज्यादा होने वाली है। दिस मीन्स वी आर एक्सेलरेटिंग, वी आर इंक्रीजिंग अवर वेलोसिटी एज वी आर पासिंग बाय, जैसे हम टाइम के एक्सिस में बढ़ रहे हैं। तो एज वी आर ट्रैवर्सिंग अलोंग द टाइम एक्सिस, हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसके अपोजिट हो सकता था, जिसकी कनकेविटी नीचे की साइड हो, वहां पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, यस ओके। सर। ठीक है, अब इन चीजों के बेसिस पे आप एक क्वेश्चन ये कर दो, है ना, ये क्वेश्चन करो। जस्ट द कंसेप्ट जो लास्ट स्लाइड्स में, एक दो स्लाइड में यूज हुआ है, उसी के बेसिस पे सारा का सारा है। इसमें चार क्वेश्चन है छिपे हुए, चारों करेंगे अपन लोग धीरे धीरे। तो आप लोग एक बार पढ़ के खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको हिंट, फिर आप फिर से ट्राई करेंगे। ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसको यस। भूल जाओ। पहला पॉइंट 10 है, 20 है, और तीसरा 30। करो बेटा। आपको एक्स टी ग्राफ दे रखा है, एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे ये याद करो पहले कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें आप फील करो, फिर आपको समझ आएगा कि क्या पूछा जा रहा है। एक बार सब लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। जिसको खाली बैठना है वो ऐसे ही लॉगिन करके चले जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ, वेस्ट मत करो टाइम।
जिनका कोई भी पार्ट आ जाएगा वो हैंड रेज करना बेटा। जिनको क्वेश्चन समझ आ गया वो हैंड रेज करना एक बार। ठीक है, ठीक है, अटेम्प्ट करते रहो। बाय द टाइम मैं समझाता हूँ कि हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद आपको फिर से टाइम दूंगा। तो इसको करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लेने वाले हैं हम लोग। तो अटेम्प्ट करना, स्किप कोई मत करो। 10 से 15 मिनट इसी क्वेश्चन पे अटके रहेंगे अभी हम। तो इसके बाद फिर तभी बढ़ेंगे, तभी हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए सब लोग स्किप नहीं करेगा कोई भी, इस यस क्वेश्चन सर। को सब अटेम्प्ट करेंगे, राइट। नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका, अदरवाइज फिर आप डिस्कनेक्ट ही कर लो, कुछ और कर लो। तो अभी देखो बेटा, हमें दिया गया है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो एक सीधी रेखा के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वी आर प्रोवाइडेड विद द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब एक्स, जो हमें वाई एक्सिस पे दे रखा है, वर्टिकल एक्सिस पे, और टाइम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दे रखा है, ठीक है। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। कहाँ कहाँ पे? पहला इंटरवल है बिटवीन इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू 4 सेकंड। t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है t इक्वल्स टू 4 सेकंड से 6 सेकंड्स के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वो कहाँ कहाँ पे, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, एंड दूसरा t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। तो चार चीज बतानी है। पहला देखो, पहला हम फाइंड आउट यस करते सर। हैं कि एवरेज स्पीड निकालो कहाँ से, t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 4 सेकंड्स के बीच में। तो पहले 2 सेकंड्स को लोकेट कर लो, कहाँ पे, ये है। यहाँ पे क्या है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स है। फिर t इक्वल्स टू 4 सेकंड को लोकेट कर लो, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आई हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस, जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एक बात बताओ मुझे कि जब मैं 2 सेकंड से 4 सेकंड तक गया, तो इन दोनों टाइम्स के बीच में टोटल टाइम क्या हुआ? यानी कि डेल्टा टी क्या हुआ इनके बीच में? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो होगा 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड्स। तो टोटल टाइम क्या हुआ मेरा? टोटल टाइम क्या हुआ बेटा? 3 सेकंड। 2 सेकंड्स ना। 4 - 2, 4 - तो 2 सेकंड्स हो गया। इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ ना, जब 2 सेकंड से 4 के बीच में 2 ही सेकंड का तो गैप हुआ। तो टोटल टाइम मेरा हो गया 2 सेकंड्स। फिर बताओ मुझे कि इन दोनों ड्यूरेशंस के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्टेंस। 20। टोटल डिस्टेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको ये दिख रहा है जब मैं टाइम 2 सेकंड्स का था। इसके बाद दूसरा टाइम हुआ ये 4 सेकंड्स। तो इन दोनों पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखना है, तो राइट साइड में आप इनका देख लो ना, शेडो डालो। फर्स्ट पॉइंट की 10 आ रही है, दूसरे पे आए तो 30 आ रही है। तो जब आप टाइम 2 सेकंड से 4 सेकंड पे गए, तो ऑब्जेक्ट था वो 10 मीटर से 30 मीटर तक चला गया। टोटल कितना मूव किया वो? यस। 20, 20। है ना। 30 - 10। तो ये चीज देखो आप, टोटल डिस्टेंस क्या था बेटा, इसी में देखो टोटल डिस्टेंस के फॉर्मूला में। तो टोटल डिस्टेंस था फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम था 4 सेकंड - 2। तो ये क्या है, 30 माइनस ये 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब मेरा टाइम था 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरी एवरेज स्पीड क्या आई, 10 मीटर पर सेकेंड। और वही क्या है, दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। भाई देखो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे 2 सेकंड वाले पॉइंट पे उसने डायरेक्शन चेंज किया ग्राफ ने, और फिर 4 सेकंड तक कांस्टेंट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑल्सो, यस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड, 2 सेकंड से बड़े और 4 सेकंड से छोटे हर एक टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या रहेगी, एवरेज स्पीड के बराबर। ये जो हमने एवरेज स्पीड अभी निकाली इसी के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये स्लोप जो है इस ड्यूरेशन में, ये स्लोप तो कांस्टेंट है ना भाई। यहाँ पे आप कितने मर्जी डिवाइड कर लो, हर जगह थीटा सेम आने वाला है। तो जो t इक्वल टू 2 सेकंड पे थीटा है और t इक्वल टू 4 सेकंड पे जो थीटा की वैल्यू है, उसके अलावा
कितने भी इंस्टेंट ले लो, हर जगह थीटा सेम रहने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, तो मेरी स्पीड चाहे इंस्टेंटेनियस पूछ लो चाहे एवरेज पूछ लो, वो क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। समझ आया? अब इसी हिसाब से मुंह जबानी आंसर निकलेगा इसका, किसका, टी इक्वल टू 4 सेकंड से 6 सेकंड्स का। बताओ 4 से 6 सेकंड्स पे क्या हालात होंगे। रुको एक बार इसको मिटा देता हूँ बेटा, ज्यादा ही कुछ पोच हो गया सब। हाँ, टी इक्वल टू 4 सेकंड से टी इक्वल टू 6 सेकंड, तो 6 सेकंड को स्पॉट करो, 6 सेकंड कहाँ पे है, ये रहा, इसको लेके जाओ ऊपर, तो 6 का ये हो गया और 4 का ये, इनके बीच में मुझे एवरेज स्पीड बताओ। व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एवरेज स्पीड क्या थी भाई, टेंजेंट ऑफ द थीटा वैल्यू। थीटा वैल्यू क्या है, चाहे उस हिसाब से देख लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है, डिस्टेंस में, एक्स में कितना चेंज आया, टाइम जब यहाँ से यहाँ गया, 4 से 6 तक गया, कोई चेंज आया क्या डिस्टेंस में। No, sir. यहाँ भी Okay. 30 था बेटा, यहाँ भी 30 है, तो चेंज इन डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड से टाइम टी इक्वल टू 6 सेकंड, इन दोनों के बीच में जो दूरी तय करी उसने, क्या वो कुछ थी, 30 था, 30 पे ही था, 30 पे ही रह गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल टू 0, 30 माइनस 30। और टाइम क्या है, टाइम आप लिखो चाहे मत लिखो, 6 माइनस 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू बी 0 मीटर्स पर सेकंड। ये मेरी क्या रही, दिस इज माई एवरेज स्पीड बिटवीन टी इक्वल टू 4 सेकंड से 6 सेकंड, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एट एनी, देखो अब एक और चीज देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था टी इक्वल टू 4 सेकंड से 6 सेकंड्स के बीच में, क्योंकि ये ग्राफ जो था मेरा एक स्ट्रेट लाइन था, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 4 से बड़ी वैल्यू टाइम की और 6 से छोटी वैल्यू, हर एक ऐसी वैल्यू के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो क्या होगी। देखो अगर मैं बोलता हूँ एट टी इक्वल टू 5 इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो 5 वाला इंस्टेंट ये हो गया ना, यहाँ पे टी इक्वल टू 5 है, वेरी स्मॉल इंटरवल, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन डाल दिया। अब इस इंस्टेंट पे आप बताओ कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो वो भी वही होगी ना कि एट वहां पे क्या, वहां पे जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप एवरेज के बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या थी, 0 थी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टाइम टी इक्वल टू 5 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होगी। Yes, sir. बोल सकता हूँ, Yes, sir. बोल सकता हूँ। अब मैं बोलूँ टी इक्वल टू 4.1 पे बताओ, टी इक्वल टू 4.1 पे क्या आएगी, 4.5 पे बता दो, टी इक्वल टू 4.5 सेकेंड्स पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, बोलो। 4.5 यहाँ कहीं होगा, लाइन डाल दी इधर ऐसे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी 0 है भाई, 4.5 पे भी 0, 4.1 पे, 4.2 पे, 4.3 पे, 5.1, कोई भी वैल्यू 4 से और 6 के बीच में आएगी उसमें हर जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज भी 0 है, और एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बेटा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज करते हुए अब आप मेरे को बताओ, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। 1 सेकंड और 3 सेकंड्स को स्पॉट करो और उन पॉइंट्स पे मुझे आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज तो मिल गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ मुझे। तो 1 सेकंड तो ये रहा और 3 ये रहा, 3 वाला इंस्टेंट कुछ ऐसा होगा और 1 वाला इंस्टेंट ऐसा होगा। अब बेस्ड अपॉन दिस ग्राफ आप मेरे को फाइंड आउट करके बताओ इन दोनों इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। वेट कर रहा हूँ मैं, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करो, 45 पे मिलेंगे, उससे पहले सब लोग मेरे को आंसर निकाल के रेडी मिलो।
बेटा सिंपल है बिल्कुल, आपको इंस्टेंट पे निकालने तो आप उसके आसपास देख लो कि कितना, जो भी कांस्टेंट स्लोप है उस स्लोप को निकाल लो, बस उसी के बराबर उसको रखना है। जो स्लोप है आसपास में उसको निकाल लो, t इक्वल टू 1 सेकेंड के आसपास कौन सा स्लोप है, इस पे कौन सा है, देखो ये वाला स्लोप यहाँ चेंज हो रहा है ना ग्राफ, इससे आगे भी स्ट्रेट लाइन है तो ये तो आपने निकाल ही लिया, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। तो अगर इसका थीटा निकाल लोगे तो t इक्वल टू 1 पे भी वही वैल्यू होने वाली है, और 3 वाली तो हम निकाल चुके, बस आपको वैल्यू बतानी है। 5.3। ग्राफ है ना इसलिए थोड़ा उल्टा लग रहा है आपको, अदरवाइज कंसेप्ट बहुत सीधा सीधा है। क्या बता रहे थे आंसर, कोई बताया था बेटा? 5.3। 5.3 क्या? नहीं 5.3 नहीं यार, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। तो 3 सेकेंड पे वही होगी ना जो 2 से 4 के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ चेंज तो इनके बीच में ही होगा कहीं। तो ये जो 2 से 4 में जो एवरेज थी वही मेरी t इक्वल्स टू 3 पे इंस्टेंटेनियस रहेगी। तो क्या थी 2 से 4 के बीच में? 10 मीटर पर 10 सेकेंड। sir। तो यही मेरी आने वाली है इंस्टेंटेनियस स्पीड है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब यही कंसेप्ट यूज करके आप 0 और 2 के बीच में ये निकाल लो एवरेज, 0 और 2 के बीच में निकालो डेल्टा x बाई डेल्टा टी यूज करके, x में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई टाइम में कितना चेंज आया, पहले फाइंड आउट करो एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2। ये निकालने के बाद जो भी वैल्यू आए वही इंस्टेंट टू t इक्वल्स टू 1 पे वही इंस्टेंटेनियस रहेगी। निकालो एवरेज स्पीड, बताओ पहले t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच में, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, x भी दिया हुआ है t भी दिया हुआ है, एक्सिस पे निकालो एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। बड़ा इजी है बेटा, आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आ जाएगा। 1 पे बताना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आएगी? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है भाई? टी इक्वल्स टू 0 को देखो सबसे पहले, टाइम की वैल्यू 0 देखो सबसे पहले, देखो t 0 दिख गया सबको? यस और नो बोलते चलो साथ साथ। Yes sir। दिख गया? अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स को देखो, वो पॉइंट दिखा? देखो ब्लू से कर रहा हूँ, ये दिख गए दोनों Yes पॉइंट? sir। इन Yes sir। दोनों के बीच में Yes sir। आपको स्लोप दिख रहा है स्ट्रेट, है ना? अभी Yes स्ट्रेट sir। स्लोप जो दिख रहा है इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? यहाँ से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। एवरेज वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया या फिर डिस्टेंस में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय टाइम में जो चेंज, ये मेरे को एवरेज वैल्यू दिखाएगा। डेल्टा एक्स क्या है भाई? जब 0 से 2 पे गए तो 2 पे आए तो 10 है, 10 दिख रहा है ना ये रहा, तो 10, और 1 0 पे थे तो 0 ही था, तो 10 माइनस 0, ये तो मेरा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टाइम कितना यूज किया? 0 से 2 तक, तो 2 माइनस 0, 2 ही सेकंड। 2 सेकंड में 10 मीटर चले गए तो 1 सेकंड में कितना जाएंगे? 5 मीटर पर सेकंड, 10 डिवाइडेड बाई 2, Yes। तो 10 ये क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड आया मेरा एवरेज स्पीड बिटवीन 0 एंड 2। 0 से 2 के बीच में एवरेज स्पीड आया मेरा, जब मैं 0 से 2 सेकंड चला हूं तो उस टाइम पे मेरा एवरेज स्पीड है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो थीटा यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड को, 5 मीटर पर सेकंड को। तो अब आप देख लो कि मैं बोलता हूँ कोई भी टाइम इंटरवल बोल दूं बिटवीन 0 एंड 2, 0 से 2 के बीच में कुछ भी टाइम हो, हर एक टाइम इंटरवल पे जो इंस्टेंटेनियस है वो भी इसी के बराबर रहेगा। क्यों? देखो यार स्लोप समझो ना तुम, ये स्लोप चेंज नहीं हो रहा। ये स्लोप कब चेंज होता? अगर अगर मेरा एक्स टी ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता, देखो अगर एक्स पे और टी पे, ये टी है और ये एक्स है, अगर मेरा प्लॉट कुछ इस तरीके का होता ना, देखो ऐसे कुछ वेरिएबल है तो हर जगह पे स्लोप चेंज हो रहा है,
तो मेरे को फिर टेंजेंट डालना पड़ता, टेंजेंट डालता फिर थीटा देखता, दूसरे पॉइंट पे बोलते तो यहाँ टेंजेंट डालता, यहाँ कुछ थीटा आता, तो ऐसे वेरिएशन आते। तो आप समझो इस चीज को कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंस्टेंट के ऊपर वो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो देखो स्ट्रेट ऐसे होता, जो ग्राफ है यहाँ पे टी है यहाँ एक्स है, और अगर स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो, मान लो ये स्ट्रेट है, अब स्ट्रेट पे हर जगह थीटा बराबर है बेटा, हर जगह थीटा की वैल्यू बराबर है, आप जितने मर्जी जहां भी ले लो थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, टेंजेंट तो सेम ही है ना। स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन खुद होती है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन खुद होती है। अगर कर्व Yes, sir. होगा, अगर कर्व होगा, मान लो मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे कर्व, ये कर्व्ड है ठीक है, अब इस पे आप टेंजेंट डालोगे ना, यहाँ टेंजेंट डालोगे तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आने वाला है। देखो ये तो यहाँ पे तो टेंजेंट इस ऐसे वर्टिकल आ गया 90 डिग्री, इधर डालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, आगे इस पॉइंट पे डालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, फिर इस पॉइंट पे डालोगे तो नेगेटिव चली जाएगी वैल्यू, ऐसे कुछ इधर से आ जाएगी, ये तो ऐसे चलने वाला है। और स्ट्रेट लाइन पे हर जगह टेंजेंट डालो तो ऐसे ही आएगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन खुद ही अपने खुद का टेंजेंट है, तो इसलिए थीटा बराबर है। और कर्व्ड है, अगर ऐसे ऐसे हिलता डुलता कर्व है तो उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, बार बार वेलोसिटी आपकी हर जगह चेंज होती जा रही है, यानी आपका प्लॉट जो है वो कर्व जैसा है, कुछ वेरिएबल है, तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज अलग अलग होंगी। और अगर यही वैल्यू स्ट्रेट है बिल्कुल, तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम हो जाती है उस टाइम इंटरवल में। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब मैं t इक्वल टू 0 से गया 2 पे, तो ये स्ट्रेट लाइन थी बेटा। अब ये जब तक स्ट्रेट है, मान लो t इक्वल टू 6 तक स्ट्रेट लाइन है, तो यही होगा कि जो 0 से 6 के बीच में एक एवरेज वेलोसिटी आएगी, थीटा रिप्रेजेंट करेगा उसको, ठीक है, और वही हर एक इंस्टेंट के ऊपर वही वैल्यू रहने वाली है इंस्टेंटेनियस की, बस ये अंत रखो, ठीक है। तो इन कंसेप्ट के बेसिस पे आपको मिल गए आंसर ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में देखो अब ये दो ट्रायंगल बन गए भाई, देखो इस पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, इससे पहले वाले का कांस्टेंट स्लोप है जो ब्लू शेडेड एरिया आया, और बाकी वाला ग्रीन, तो इन दोनों में जब अगर टेंजेंट थीटा निकालोगे इन ट्रायंगल्स में तो आपको मिल जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. इसकी ऊंचाई 10 है, इसकी ये है 2, इस वाले की ऊंचाई कितनी है 20 है, और ये क्या है इसका बेस, ये भी 2 है। तो आपको इनके बेसिस पे मिल जाएगा, यहाँ टेंजेंट थीटा निकालोगे इस वाले का तो क्या मिल रहा है 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 मीटर पर सेकेंड। इस वाले का टेंजेंट थीटा निकालोगे तो क्या मिल रहा है 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट पे, इस ट्रायंगल के हर एक पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड ही है वेलोसिटी, इस पे 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। जो पॉइंट है ब्लू कलर का अभी हाईलाइट करूंगा, ये इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद में चेंज हो रही है, इसके अलावा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे, जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको पढ़ लोगे एक बार अच्छे से शांतपूर्वक दिमाग से, जो मैंने बताया वो बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी तो समझ आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो अभी एक चीज और पढ़ा देता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। ओके, कितने बच्चे अभी साथ में चल रहे हो, सोए नहीं हो? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सोना नहीं है ना, अगर नींद आए तो बोल देना, हम लोग रुक जाएंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब देखो एक चीज बिल्कुल हल्के नोट्स पे पढ़ लेते हैं, 2 स्लाइड, फिर कुछ जनरल बातें करेंगे, फिर निकल जाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, है ना, कि कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, दिस मींस वी आर इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। अब Yes, देखो sir. स्लोप पे देखते हैं पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम मतलब एक्स और टी का, या पोजीशन को एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्स से करेंगे क्योंकि 1D में बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है, Yes, sir. इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसे आता है, स्लोप इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा ना, कि चेंज इन Yes. डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम, और यही होता है वेलोसिटी के बराबर। तो आपको अगर
थीटा वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, टेंजेंट थीटा कांस्टेंट है हर जगह पे, तो दिस मींस यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है हर जगह पे। ऐसे ग्राफ का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी एक्सटी ग्राफ इस तरीके का यूनिफॉर्म मोशन वाले का एक्सटी ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा और हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। इस ऐसे ही ग्राफ को हम बोलते हैं दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो यहाँ कांस्टेंट स्लोप है, इसी को बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसी को बोलते हैं फैंसी शब्दों में कि दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। Yes, sir. इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यूज होगी। अगर मैं इक्वल विड्थ के टाइम लूँ, यहाँ पे डेल्टा टी लिया, सिमिलरली यहाँ डेल्टा टी ले लिया, दोबारा उतना ही वैल्यू, तो ये देखो ये जो इंक्रीज आया था ये छोटा था एज कम्पेयर टू दिस वाले दिस इंक्रीज। तो यहाँ गिवन अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग वैल्यू आ रही है इंक्रीमेंट की वेलोसिटी की, तो उसको हम बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा ग्राफ होगा इंक्रीजिंग स्लोप का, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, दिस मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसके जस्ट अपोजिट हो सकता है कि जैसे जैसे ऐसे वेलोसिटी डिक्रीजिंग की, जिसकी कनकेविटी साइड, कनकेव साइड यानी कि जो गोलाकार है उसकी अंदर वाली साइड नीचे, नीचे की साइड है, जैसे ये कनकेविटी इधर है ना, तो ऐसे को बोलेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व। तो अगर स्ट्रेट लाइन है दिस मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर कर्व है तो मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो इसी को बोलेंगे चेंजिंग स्लोप या फिर बोलेंगे चेंजिंग वेलोसिटी। और चेंजिंग वेलोसिटी है दिस मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी का हमने एक और देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला कि इट इज फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स, एक्स का जो यानी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है या फिर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे दिया आपको, टाइम का फंक्शन दिया, मान लो ये दिया, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही मुझे देगा वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. तो ये हुआ मोटा मोटा बातें। अब आपको एक और ग्राफ दिखाएंगे वेलोसिटी टाइम। अब तक देख रहे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स टी कर्व, अब देख रहे हैं वीटी। वीटी क्या है, वेलोसिटी टाइम। अब वही बात देखो, किसी भी कर्व पे अगर आपको स्लोप देखना है तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप होता है वर्टिकल एक्सिस, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उससे, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। Yes, sir. तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम कर्व पे स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। किसी भी कर्व में ऐसा, किसी भी ग्राफ में ऐसा ही होगा कि स्लोप हमेशा वर्टिकल एक्सिस को डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली क्वांटिटी से, वो होगा स्लोप। तो देखो इसमें वेलोसिटी थी वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे टाइम था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए इस ग्राफ पे जो भी थीटा वैल्यू होगी यानी टेंजेंट ऑफ थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो डीवी बाय डी। ठीक, Yes, ये sir. आया। और एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, AUC, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, किसी भी ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व वो होगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है बेटा। Yes. तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इस टाइम को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और वही देखो वेलोसिटी इंटू टाइम को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। और वही एरिया अंडर द कर्व होता है। एरिया अंडर द कर्व क्या, दोनों एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी थी, टाइम था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। दिस मीन्स जो ग्रे कलर का एरिया आपको दिख रहा है ए, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स T1 एंड T2। जब मैं T1 से T2 गया तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया, वो अगर आप एरिया अंडर द कर्व को निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब यही चीज हमने नीचे लिख दी है बेटा, इसके ऊपर दोनों चीजें यहाँ लिख दी है कि स्लोप क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और दूसरा एरिया, एरिया क्या है, इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल तो देखा ही था ना कि छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को लेके जोड़ते हैं, तो उसी को इंटीग्रल बोले, तो इसलिए इसको इंटीग्रल लिख लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट एरिया बिटवीन टाइम T1 एंड T2। तो टाइम T1 था ये वाला, मान लो अगर ऐसे T1 तो T2, T1 से T2 के बीच में जो टाइम है उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स के बेसिस पे ऐड करके लिख दे रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये वाला अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आज कर लो, नहीं तो इसको कल कर लेना। कर सकते हो ऐसे 2-3 मिनट एक बार ट्राई कर लो, कल फिर इसका सॉल्यूशन करा दूंगा मैं। आप सब लोग ट्राई करो इसको, यस सर। फिर कुछ बात करनी है Yes, sir. करेंगे, फिर चलेंगे। Yes, sir. सब लोग ट्राई करो, छोड़ेगा कोई नहीं, जिसने छोड़ दिया ना उसका छूटता चला जाएगा, सिलेक्शन सर नहीं आज होगा। हाँ सर बोलो। आज क्लास 10 पे खत्म होगी। क्या बेटा? सर आज क्लास 10 पे खत्म होगी। हाँ 10 पे खत्म हो गया, तभी तो बोल रहा हूँ टाइम है अभी हमारे पास। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो आप, फिर मैं समझाऊंगा इसको। एक बार सब लोग पढ़ लो, 1 मिनट बाद बताऊंगा, फिर थोड़ी देर बात करेंगे, 2-3 मिनट कुछ बताना है आपको, फिर चलेंगे। तो अभी सब लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसको जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। उसको पाप चढ़ेगा जो इसको नहीं अटेम्प्ट करेगा। Yes, sir. क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से, फिर मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर आगे बात करेंगे इसके लिए। जिनका क्वेश्चन हो जाएगा वो हैंड रेज करते जाएंगे बेटा। देखो समझो एक बार इसको। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड। t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे पार्टिकल चलता है ओरिजिन से, ठीक है बेटा। मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर। तो आपको वेलोसिटी टाइम कर दिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो जब t इक्वल्स टू 0 था तो वहां पे क्या था, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पे था। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था उस टाइम हमारा पार्टिकल था वो ओरिजिन पे था, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, तो जब t इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल था, x की वैल्यू थी 0, ठीक है, ओरिजिन पे था। अब मुझे फाइंड आउट करना है t इक्वल्स टू 5 सेकंड क्या है। तो अब 5 सेकंड कैसे निकलेगा, मुझे वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व पे एरिया अंडर द कर्व क्या होगा भाई, ए एरिया अंडर द कर्व, ए यू सी बोल लूं तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, Yes, sir. वेलोसिटी इनटू टाइम, और यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो जब आप इस एरिया अंडर द कर्व को ऐड कर दोगे किस में, इनिशियल पोजीशन जो कि 0 थी, x इक्वल टू 0, तो वही क्या आ जाएगा,
t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स के ऊपर मेरा पोजीशन, यानी x एट 5 सेकेंड, ये मुझे निकालना है। तो ये क्या होगा, x एट 5 सेकेंड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x प्लस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, बस ये निकाल लो। x तो आपको 0 दिया है, बस आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, वही मेरा x5 के बराबर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 5, x5 बोल दो या x एट t इक्वल्स टू 5 बोल दो, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कहाँ तक का बेटा, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक का निकालना है, तो 5 सेकेंड से पहले पहले वाला, यानी ये जो 5 दिख रहा है इससे लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला एरिया अंडर द कर्व। तो क्या होगा Yes, वो, ये ब्लू, ये येलो से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट एट या पोजीशन एट x इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो येलो वाला है वो निकाल लो। इसको निकालने के दो तरीके हैं, पहले आप सब लोग निकालो, जिनका आ गया वो आंसर एक बार डालो चैट बॉक्स में। सर डाल दिया है। हाँ, 9 मीटर किस किस का आया है, सर मेरा ठीक है 9 मीटर आपका आया, बाकी बाकी सब बच्चे करो, जिनका 9 आ रहा है वो ठीक है आंसर 9। तो मेरा भी नैन है। सर बस बेटा एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो देखो एरिया कर्व तो आपको दिख ही रहा है ना, कर्व कौन सा है, जिनको नहीं दिख रहा उनको देखो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये कर्व है, ठीक है, दिखना तो चाहिए यार, नहीं क्यों नहीं दिखेगा वैसे। अब ये कर्व है, इसके नीचे वाला एरिया येलो शेयर कर दिया है, इसको सीधा सीधा ये कर सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिट था 1 2 3 ऐसे था, इधर भी 1 2 3 था, तो सीधा सीधा क्या करो, रेक्टेंगल्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए पूरे पूरे, और ये आधा ये और आधा ये सब ऐड हुए तो 9 हो गया, यानी 9 रेक्टेंगल्स, यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर हुआ, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट किसके बराबर होगा बेटा, वेलोसिटी वाला यूनिट इनटू टाइम वाला यूनिट, तो 1 स्क्वायर यूनिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, तो 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू मीटर। 1 स्क्वायर यूनिट ऑन ग्राफ, 1 स्क्वायर यूनिट ऑन दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 मीटर, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स था तो 9 मीटर आ गया एरिया अंडर द कर्व का एक्चुअल फिजिकल वैल्यू जो थी। तो यही मेरी आई क्या, x5, 5 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है तो 9 मीटर, ठीक है। तो बाकी दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जो इस तरीके से ना निकाले वो इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लो, एक ये ट्राइंगल में बच गया, फिर एक ये छोटा वाला रेक्टेंगल, एक बड़े वाला रेक्टेंगल, इनका एरिया अलग अलग निकाल लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो यही Yes, sir. तरीका इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए, फिर ये वाला बड़े वाले छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए, ये लंबे वाले रेक्टेंगल के लिए, सबको ऐड किया तो 9 मीटर आ गया। ऐसा Yes, sir. कितने Yes, बच्चे sir. कर पाओगे, जिनका हो गया वो भी, और जो कर पाओगे वो सिर्फ वो हैंड रेज करो कि सर हाँ समझ तो आ गया, कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक है, और Sir. बाकी डाउट है तो पूछ लो।